Hello everyone, good evening to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, after a long time we meet same channel same time because I have been suffering from the ulcer for 2 weeks. That's why I'm not able to take any class. Yes my dear friends, हम जो थोड़ा हमारे माउथ जो है थोड़ा अल्सर से अफेक्टेड हो गया जिसके कारण हम कोई क्लास नहीं ले पा रहे थे और अभी भी हल्का थोड़ा सा है लेकिन अब एबल है, तो इसलिए हमने सोचा कि अब क्लास आपका शुरू कर दिया जाए। पिछले अब तक हमने 3 क्लास हमने वन सब्स्टिट्यूशन की क्लास लिए हैं और आज जो है 4th नंबर क्लास आपको हम लेने जा रहे हैं और इसी तरह हम आपको अब पर डे आपको एक वीडियो आपको वन सब्स्टिट्यूशन से मिलते रहेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में हमने बता चुका हूं कि जितने भी वन सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 2 बार 5 बार 6 बार 10 बार 14 बार पूछे गए हैं। उन सारी वन सब्स्टिट्यूशन को हमने इकट्ठा किए और वो आपको एग्जाम में आपके लिए हम तैयार किए हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज का फर्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी क्या होता है तो जरा ध्यान दीजिए कि एक ऐसी शाखा, एक सरकारी की एक ऐसी शाखाएं होती है। एक सरकार जिस तरह कोई अपने हम लोगों के यहाँ डेमोक्रेसी है तो उसी तरह कोई भी देश की इस तरह की शाखाएं होती है जो वहाँ के नोबेल लोग जो होते हैं पर यानी विख्यात लोग होते हैं, वही विख्यात लोग जो सत्ता चलाते हैं उन सत्ताधारी को ही क्या कहा जाता है तो प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। जैसे कि डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार की वह कानून जिसमें इन विच द नोबेल मतलब द नोबेल का मतलब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का मतलब नोबेल का मतलब विख्यात लोग, चर्चित लोग जो होते, वरिष्ठ लोग सब है वो लोग सब होल्ड ऑल द पावर, जो सारी सत्ता को सारी पावर को अपने पास जकड़ के रखते हैं, तो उसी सत्ता को क्या कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। हमने आपको पिछले वीडियो में हमने डेमोक्रेसी बताया था, यहाँ पे जगह नेम आपको बोल देते हैं, डेमोक्रेसी बताया था। उसी तरह एरिस्टोक्रेसी भी बताए थे, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और आज जो है प्लूटोक्रेसी है। इन तमाम वर्ड जो होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्ता से ही लगे होते हैं। मोनार्की होता है, ओलिगार्ची भी होता है, ओलिगार्की भी हमने बताया है कि ओलिगार्की जो होता है जिसमें एक छोटे से समुदाय पूरी पावर को पकड़ के रखता है, पूरी पावर को चलाता रहता है, उसी को ओलिगार्की कहते हैं। जबकि डेमोक्रेसी जो जनता के द्वारा चुन के जो जनता का रिप्रेजेंट करता है तो उसी को ही क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, उस सत्ता को ही डेमोक्रेसी कहता है। और एरिस्टोक्रेसी जो होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कि जब वो एक ऐसी सरकार की सिस्टम होती है जिसमें कुछ मुख्य लोग जो होते हैं, कुछ मुख्य लोगों के द्वारा वो सत्ता चलाई जाती है, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो आई होप दैट कि आपको प्लूटोक्रेसी समझ में आ गए होंगे। तो फिर आज का सेकेंड वर्ड है पॉलीग्लॉट। क्या है पॉलीग्लॉट? पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता हो, क्या जानता हो, एक से अधिक भाषा जानता हो, तो उसी को क्या कहते हैं पॉलीग्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉलीग्लॉट का मतलब कि अ पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, कितना लैंग्वेज जानता हो तो एक लैंग्वेज जरूर जानता हो, उसी को क्या कहते हैं बहुभाषी भी कहते हैं। क्या बहुभाषी, जो एक से अधिक भाषा बोलता हो या जानता हो या लिखता हो, उसी को क्या कहते हैं पॉलीग्लॉट कहते हैं। और प्लूटोक्रेसी क्या हो गया, जो कोई नोबेल लोगों के जो वरिष्ठ लोग होते हैं जो समाज में या अपने गांव में या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट में जो बड़े लोग होते हैं वो जो सत्ता चलाते हैं उसी को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर जो वर्ड है सेनेक्योर। सेनेक्योर क्या होता है जानते हैं? सेनेक्योर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति को जॉब मिलता है, जैसे आजकल जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट में जो भी जॉब करते हैं उसको पैसे जो होते हैं काफी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन काम कितना करता है? काम कुछ नहीं करते। तो उस तरह के जॉब को ही सेनेक्योर कहा जाता है। यानी कि आपको सैलरी तो बहुत मिले लेकिन काम
कुछ न हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सेनेक्योर कहा जाता है, सेनेक्योर कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेनेक्योर का मतलब होता है कि अ जॉब विच यू आर पेड टू मच, जो एक ऐसी जॉब जो आपको बहुत ज्यादा में पे करता है, बट लिटिल वर्क, लेकिन काम कुछ है ही नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, सेनेक्योर यानी आपको सैलरी ज्यादा मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, तो सेनेक्योर कहते हैं। इसके बाद है 4th नंबर वर्ड की एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एमनेस्टी जो होता है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्या करता है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे सरकारी तौर पर उसे ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत उसे बरी कर दिया जाता है, रिहाई कर दिया जाता है, तो उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब राज क्षमा होता है, क्या होता है, राज क्षमा होता है। तो एमनेस्टी आपको समझ में आ गया होगा कि एमनेस्टी क्या है। तो एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज द पीपल, उन लोगों को सूचित किया जाता है, अनुमति देता जाता है कि हु हैज बीन इन द प्रिजन, जो जेल में है, फॉर क्राइम, उनको क्राइम, जो क्राइम किए जेल में है, उन लोगों को क्या कर दिया जाए, तो फ्री कर दिया जाए, यानी रिहाई कर दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, एमनेस्टी। तो एमनेस्टी का मतलब क्या हो गया, तो राज क्षमा भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, राज क्षमा। उसके बाद है एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। एक्वेटिक साफ साफ है जो जल में और जल के पास में जो रहते हैं उसी को जलीय जीव कहा जाता है, तो उसी को एक्वेटिक, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिविंग नियर वाटर और इन वाटर, जो पानी में और पानी के पास रहते हैं उसी को एक्वेटिक कहते हैं, यानी जलीय जीव, जलीय जीव। उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। आर्कियोलॉजी जो होते हैं वो आपको, जब कोई इतिहास, पास्ट में कुछ पदार्थ धरती के अंदर दब गया हो और उसे खुदाई के तहत उसे निकाला जाता हो और उनके बारे में जो एग्जामिन किया जाता है, उनके बारे में जो जांच पड़ताल किया जाता है और उससे किसी इतिहास की पता चलता है, उसी इतिहास को ही आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी हिंदी में उसे पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के भाई कल्चर, जो सभ्यता थी उनके अध्ययन, बाय एग्जामिन, उसे जांच पड़ताल करके, द रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, जो धरती के अंदर दबे हुए पदार्थ है उनको निकाल कर और उसके बारे में उसके एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना और उसके बारे उससे जुड़े पास्ट की कुछ तथ्य को जानना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है। और एक बात यहाँ ध्यान दें, आर्कियोलॉजी जो होता है जिसमें हम पुरानी चीजों के अध्ययन करते हैं उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है जो उनके बारे में जो एग्जामिन करते हैं उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो LOG, इसके बाद जी के बाद IST लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेता, पुरातत्ववेता जो उसके बारे में अध्ययन करता है, जो उसी को पुरातत्ववेता कहा जाता है। उसके बाद है बायोग्राफी। जानिए बायोग्राफी आप बखूबी जानते होंगे, किसी व्यक्ति के बारे में उनके जीवनी को लिखा जाता है, उसी जीवनी को क्या कहा था, बायोग्राफी। तो इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ पर्सन लाइफ, यानी किसी व्यक्ति की जीवनी या कहानी रिटन बाय समबॉडी एल्स, किसी और के द्वारा लिखा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफी, यानी जीवनी कह सकते हैं, जीवनी, है ना। उसी तरह एक बायोग्राफी का मतलब एक होता है, इसी का एक भैया है ऑटोबायोग्राफी। शुरू में जैसे यहाँ बायोग्राफी है तो उसके शुरू में आप ऑटो लगा दें, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है माई सेल्फ, यानी खुद के द्वारा लिखा गया जो होगा उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी आत्मकथा कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर वर्ड है, जरा ध्यान दीजिए। 8 नंबर वर्ड बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही जटिल है, जरा ध्यान दीजिए। सैनिक। सैनिक क्या होता है, जरा गौर से सुनिए।
सैनिक एक तरह से कोई व्यक्ति होते हैं और वो व्यक्ति किसी की उद्देश्य को लेकर, किसी को उद्देश्य को लेकर और उनके उद्देश्यों के बारे में सोचता रहता है कि बहुत ही क्रिटिकल है। वो अपने आप को दूसरे के उद्देश्य को अपने ऊपर लेके सोचता है कि क्रिटिकल है, यानी वो अपने ऊपर द्वेष ले लेता है कि यह जो गलती हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। तो उन्हीं व्यक्ति को सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है, यानी दोषदर्शी कहा जाता है। तो सैनिक का जैसे देखिए कि someone who is critical, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत ही क्रिटिकल है, नाजुक है, भावुक है, ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर, दूसरे लोगों के उद्देश्य को सोचकर, जानकर और बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, बहुत ही मतलब अपने आप को दोषदर्शी साबित करने लगते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है, दोषदर्शी कहा जाता है, दोषदर्शी कहा जाता है। उसके बाद है 9 नंबर 1 इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। इमिग्रेंट का मतलब होता है कि वह व्यक्ति अपने ही देश में कोई दूसरे प्रदेश में जाके जब बस जाते हैं उसी को इमिग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट कहा जाता है। तो इमिग्रेंट का मतलब क्या हुआ कि अ पर्सन हु लिव्स इन हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी अपने ही देश में कोई दूसरे स्टेट पर जाके बसता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट, यानी प्रवासी कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। और इनके साथ ही एक बात और ध्यान देंगे, इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, अप्रवासी होते हैं जो दूसरे देशों से आके हमारे देशों में बस जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तो इमिग्रेंट कहा जाता है। जबकि अपने ही देश के लोग कोई दूसरे स्टेट में जाके बसते हैं उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। तो इसके बाद समझ में आ गया हो। उसके बाद 10th नंबर वर्ड देखें, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोरी, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सटेम्पोरी। एक्सटेम्पोरी क्या होता है? बिना किसी पहले से तैयारी करके कोई भाषण हो और उसे हम बोलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोरी कहते हैं, एक्सटेम्पोरी कहते हैं, एक्सटेम्पोरी कहते हैं, एक्सटेम्पोरी कहते हैं। तो एक्सटेम्पोरी और स्पोकन विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले से ही, बिना किसी चीज के तैयारी किए बिना ही बोलना, उसी को एक्सटेम्पोरी कहते हैं। यानी बिना तैयारी के, बिना तैयारी के भाषण, बिना तैयारी के भाषण को क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोरी कहा जाता है। उसके बाद है 11 नंबर वर्ड कि फैनेटिक। ध्यान दीजिए, फैनेटिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट द वंस बिलीफ, अपने विश्वास को, अपने जो रीति रिवाज हो उनके लेके बहुत ही उत्साहित होना। यानी किसी व्यक्ति हो और हम बहुत अपने धर्म को लेके बहुत सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है और हम दूसरों धर्म पर अत्याचार करें कि हमारा ही धर्म बेस्ट है, और वही जो हो जाए यानी अपने आप में कट्टरपंथी ला लेना, उसी को फैनेटिक कहते हैं। उसी से बना है, फैनेटिकल बना है, उसी के भैया है बिगोटिज्म है, यानी इसी का भैया एक है बिगोटिज्म। बिगोटिज्म का भी मतलब होता है कट्टरपंथी होता है। क्या होता है? कट्टरपंथी होता है। तो आपको फैनेटिक समझ में आ गया, FANATICE, फैनेटिक का मतलब ही होता है कट्टरपंथी। उसके बाद है हर्मिट। जरा ध्यान दीजिए, हर्मिट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस एंड लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ एलोन और डज नॉट टॉक टू अदर पीपल, यानी कि वह व्यक्ति जो चाहता है कि वो अपने आप में ही मग्न रहते हैं और किसी से कोई सोच विचार, किसी से बात करने की, किसी को अपने बात सुनाने की कोई चाहत न रखता हो, यानी साफ साफ सीधे भाषा में कहे कि वह हो सकता है तो कोई तपस्वी हो सकता है या कोई संत हो सकता है। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो हर्मिट कहलाते हैं। हर्मिट के ही साइनों के रूप में संत जो होता है, संत SAINT, संत भी यूज होगा। उसी के उसके बाद पेरिस्ट भी उसी को कह सकते हैं, या स्टोइक जो होता है, वैरागी होता है, उसको भी इसी से यूज कर सकते हैं। आपको नीचे दिया गया, नीचे हमने लिखे वो भी वर्ड आएगा आपको आगे
स्टोइक का मतलब ही वैरागी होता है, और SAINT संत, संत का मतलब ही वो तपस्वी के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद है 30 नंबर वर्ड, जरा ध्यान दीजिए। 30 नंबर वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? और मेंटल डिजीज, एक ऐसी मानसिक रोग होता है इन विच somebody had नहीं हैज होना चाहिए, हैज डिजायर टू स्टील, यानी कोई व्यक्ति जो उसके चुराने के लिए उसकी इच्छा रहता है कि हम चुराए। तो यानी कहे, यहाँ एक बार ध्यान रखिए, यहाँ जो मेनिया है, मेनिया जो है ना, मेनिया का मतलब होता है लत, यानी किसी चीज का लत लग जाना, उसी को मेनिया कहते हैं। और यहाँ क्लेप्टोमेनिया है, क्लेप्टोमेनिया का क्लेप्टो का मतलब चोरी करना, तो क्लेप्टोमेनिया यानी चोरी करने का लत लग जाना, उसी को क्या कहते हैं? तो क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। तो 13 नंबर वर्ड समझ में आ गया। उसके बाद है 40 नंबर वर्ड, जरा ध्यान दीजिए। 40 नंबर वर्ड है नोटोरियस। क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए, क्रूरता के लिए जो जानी जाती है, उन्हीं को नोटोरियस कहते हैं। फिग्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? मिसग्रेंट भी इसी का भेवा होता है। तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है? वेल नोन, जो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। फॉर बीइंग अ बैड, अपनी बुराई के लिए होने के लिए, तो उसी को क्या कहा जाता है? नोटोरियस कहा जाता है। इसी का भेवा है मिग्रेंट, MIGREANT। मिग्रेंट का मतलब ही होता है यानी कुख्यात या कुख्यात होता है। जबकि फ्लैग्रेंट, FLAG FLAGRANT, फ्लैग्रेंट का मतलब ही होता है कुख्यात होता है। तो नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात, कुख्यात। समझ में आ गया? नोटोरियस, कुख्यात, जो बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है नॉमिसमैटिस्ट। ध्यान दीजिए, मैटिस्ट यानी टिस्ट का जब ही किसी वर्ड के अंत में IST लगा, तो समझिए कि इसके जो विद्वान व्यक्ति होंगे उन्हीं के चर्चा है। तो नॉमिसमैटिस्ट का मतलब होता है, जरा ध्यान दीजिए, कि वह व्यक्ति होते हैं जो सिक्कों को कलेक्ट करके, एकजुट करके, और उन पे रिसर्च करते रहे, एग्जामिन करते रहते हैं, उनके अध्ययन करते रहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नॉमिसमैटिस्ट कहते हैं, नॉमिसमैटिस्ट कहते हैं। जैसे अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, यानी वह व्यक्ति जो मेडल्स को, यानी सिक्का और मेडल्स के उनके अध्ययन करते हैं, उन्हीं को नॉमिसमैटिस्ट यानी मुद्रा शास्त्री होता है। अब एक बार और ध्यान दीजिए, ये हो गया 50 नंबर वर्ड, समझ में आ गया होगा। उसके बाद 60 नंबर वर्ड है ओड। ओड का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए। ओड, अ पोएम दैट स्पीक टू अ सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट, यानी एक ओड होती है, एक कविता होती है जो बताती है किसी खास घटनाओं के बारे में, उसको संबोधित करती है। यानी उसको कह सकते हैं एक पोयम भी हो सकता है, या एक गीत भी हो सकता है, और एक सोनेट भी हो सकता है। जो किसको बताता हो, यानी एक स्पेशल इवेंट के बारे में बताता हो, तो उसी को क्या कहते हैं? तो ओड कहते हैं। ध्यान रहे कि ओड का दो मीनिंग होता है। ओड जो है 2 तरह के होते हैं, ODE होते हैं और ODD होते हैं। ये ओड का, ये जो ओड है, इनका मतलब होते हैं कि वह लड़का या लड़कियां जो सिंगल रहती हो, यानी जिसकी शादी नहीं हुआ हो, तो उसे ओड कहा जाता है। ODD ओड होता है। जबकि ODE ओड ये होता है किसी चीज के बारे में, यानी उसको गीत के किसी इवेंट के बारे में कोई गीत जो होता है, उस गीत को गाया जाता है, उसी को गीत को क्या कहता है? ODE ओड कहा जाता है। तो यानी इसको कहते हैं संबोधन गीत कहा जाता है, संबोधन गीत कहा जाता है। उसके बाद है पेडेंट। पेडेंट क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए।
अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, यानी वह व्यक्ति होते हैं जब हमारे घर में या कहीं भी कोई तरह के परंपरा जो हमारे घर में होते हैं और उनसे रीति रिवाज और जो भी पूजा वूजा होते हैं और पूजे में जो भी पंडित आते हैं और पंडित अपने पथी पोथिक सब निकाल के जो पढ़ते हैं और उन्हीं के बगल में कोई व्यक्ति होते हैं और उन पे बहुत ही ज्यादा जोर देता है, उसे बहुत ही ध्यान देते हैं, तो उसी को पेडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडेंट कहा जाता है, यानी पंडितों के बातों में अधिक इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति को पेडेंट कहा जाता है। आप अक्सर जाते होंगे जब किसी की बारात में, तब वहां पे लड़के वाले से तरफ से देखते हो कि लड़के सब क्या करते हैं, तो जब लड़के सब या कोई से बूढ़े जो थोड़ा जवान होते हैं 50-55 के एज वाले, वो जब पंडित कुछ बोलते रहते हैं तो बोलते रहते हैं कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना जल्दी खींच रहे हैं, थोड़ा स्लो खींचे। यानी उसी जो पंडित बातों में, पंडित की पोथी में या पोथी के पंडित के जो भी बुक होते हैं उनमें अधिक उनके जो क्रिया विधि होते हैं उन विधियों में अधिक रुचि रखने वाले को क्या कहा जाता है? पेडेंट कहा जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ कि अ पर्सन हु पे मोर अटेंशन टू द फॉर्मल रूल्स, तो इसी को क्या कह सकते हैं कि पंडित रुचि। उसके बाद है फिलॉलजी। फिलॉलजी क्या होता है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषाओं के विकास के लिए जो भी उसके अध्ययन, जो भी कोई साइंटिफिक स्टडी किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? फिलॉलजी कहा जाता है, यानी भाषा शास्त्र कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? भाषा शास्त्र कहा जाता है। तो आप फिलॉलजी का मतलब लिख लेंगे, भाषा शास्त्र, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो उसको क्या लिखेंगे? फिलॉलजी। उसके बाद है 90 नंबर वर्ड स्टोइक। हमने ऊपर आपको यहाँ बताया कि हर्मिट, यही हर्मिट का ही एंटो के रूप में आप यूज कर सकते हैं। किस के रूप में? एंटो के रूप में आप यूज कर सकते हैं। अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन विदाउट शोइंग, SHOWING है, शोइंग कि व्हाट दे आर फीलिंग, यानी वह व्यक्ति जो सब कुछ दर्द को, ट्रबल, कठिनाई को, विपत्ति को झेल लेता है और किसी के सामने वो दिखाता नहीं है कि वो उसके ऊपर क्या बीत रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, तो उसको भी स्टोइक यानी संत वैरागी या उसको तपस्वी भी कह सकते हैं। उसके बाद है एलियन। जरा ध्यान दीजिए, एलियन का मतलब होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अजनबी। और उसके बाद है स्ट्रेंज का मतलब ही अजनबी या अनजान होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जिसमें हम अनजान है उसी को एलियन कहिए, स्ट्रेंज कहिए या हॉस्टाइल कहिए, बात बराबर है। तो आई होप दैट कि आज की जो क्लास हमने, आज की वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास ने, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ समझ में आ रहे हैं, और इससे आगे के लिए आप हमको प्रोत्साहित करें ताकि हम आपके पास जल्द से जल्द एक पूरी क्लास में 500 जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमने बोले हैं वो पूरे आपको दे सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।